हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 15 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स, जिसे नाम दिया गया है करंट अफेयर्स इन डेप्थ। ये करंट अफेयर्स द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसके अलावा अदर न्यूज पेपर से कवर किए जाते हैं, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। माई सेल्फ अभय गुप्ता, मैंने ये सारी चीजें की हैं, मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है इतना। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक को और जानने की कोशिश करेंगे पहला टॉपिक क्या है। काला नमक चावल महोत्सव। अब ये कहां पर है ये समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स का ये आर्टिकल है। आफ्टर स्ट्रॉबेरी एंड जैगरी फेस्टिवल, काला नमक राइस फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन यूपी। इसी से आपको पता लग गया होगा कि काला नमक चावल महोत्सव 13 मार्च को कहां मनाया गया था। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में मनाया गया था। उत्तर प्रदेश का एक जिला है सिद्धार्थनगर, वहां पर इस फेस्टिवल को मनाया गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। यह चावल पोषण से भरपूर होता है, जिसे 2012 में जीआई टैग भी प्रदान हुआ था। इसकी क्वालिटी की वजह से इसे जीआई टैग दिया गया था। तो ये आपको याद रख लेना है। किसके बारे में? काला नमक चावल महोत्सव के बारे में, जिसे 13 मार्च को कहां पर? उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में आयोजित किया गया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने कुछ और फेस्टिवल भी आयोजित किए थे। स्ट्रॉबेरी महोत्सव आयोजित किया गया था झांसी के अंदर, गुड़ महोत्सव आयोजित किया गया था लखनऊ के अंदर। ये बातें भी आपको याद रख लेनी है। एक बार हम काले चावल को देख लेते हैं। देखिए ये कुछ इस तरह का चावल होता है काले कलर का, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स और बहुत बड़ी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। तो काफी अच्छा है और इसे जीआई टैग भी मिल चुका है। कब? 2012 में। ये लाइन अच्छे से याद रखिएगा, इसे जीआई टैग 2012 में मिल गया था। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है वो है 2001 F032 के बारे में। अब ये क्वेश्चन उठता है, ये है क्या? देखिए यह नासा द्वारा 2021 में खोजा गया सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है, यानी कि ये एक प्रकार का एस्ट्रॉयड है। क्या है? एस्ट्रॉयड है। तो 2021 में खोजा गया नासा का सबसे बड़ा अब तक का एस्ट्रॉयड है। ये आपको याद रख लेना। और ऐसा माना जा रहा है कि यह इस महीने के अंत में धरती के नजदीक से गुजरेगा, यानी कि ये एस्ट्रॉयड धरती के नजदीक से गुजरेगा। मैं दिखा देता हूं, नासा ने जो बताया है, कुछ इस तरीके की तस्वीरें दिखाई गई हैं कि ये गुजरेगा। पृथ्वी के आकार से भी बड़ा है ये, तो ये आपको याद रख लेना। यहां पे देखिए ये नासा की वेबसाइट से लिया हुआ है। एस्ट्रॉयड 2001 F032 विल सेफ्टी पास बाय अर्थ मार्च 21। तो ये मार्च 21 को क्या अर्थ के पास से गुजरेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना। ये है क्या? 2001 F032। तो एक प्रकार का यह एस्ट्रॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह है। ये आपको याद रख लेना है। चलते हैं अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है जल गुणवत्ता सूचना प्रबंधन प्रणाली पोर्टल। क्या है जरा समझ लेते हैं। देखिए हाल में ही जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया है। आप जानते हैं जल शक्ति मंत्रालय में मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी। उनके द्वारा जल गुणवत्ता सूचना प्रबंधन पोर्टल की शुरुआत की गई है। अब क्वेश्चन उठता है क्यों की गई है? तो इसलिए की गई है ताकि जल की गुणवत्ता का पता लगाया जा सके कि जो हमें जल मिल रहा है उसकी गुणवत्ता कैसी है, किस प्रकार का जल मिल रहा है। इस वजह से इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। देखो इस पोर्टल का उद्देश्य लोगों को जल की गुणवत्ता के बारे में जागरूक करना है, यानी कि जल की गुणवत्ता के बारे में बताया जाएगा। यहां पे देखिए एक कटआउट है, जल शक्ति मिनिस्ट्री लॉन्च फ्रेमवर्क फॉर वाटर क्वालिटी टेस्टिंग मॉनिटरिंग। ये आप याद रखिएगा यहां पे। ठीक है, एक और बात मैं बता देता हूं, आपको पता रखना है साफ जल। ये जो साफ जल है ये हमारे मौलिक अधिकार के अंदर भी आता है, यानी कि अनुच्छेद 21 साफ रूप से कहता है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को साफ जल पीने का अधिकार है, और सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो साफ जल सुनिश्चित करें, क्योंकि यह नागरिकों के जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्वच्छ जल का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, तो आपको याद रखना है यह जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ये आपको इंपोर्टेंटली बात याद रखना है। यहां पे देखिए कुछ मैंने लगा रखा है, ये तो नॉर्मल है। आप बस इतना याद रखिएगा कि हाल में ही वाटर क्वालिटी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ वाटर के द्वारा। ये आपको याद रख लेना है, जिसमें मंत्री हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है वो है किसके बारे में? स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही खबरों में रहा स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो आपको याद रखना है इस मेले का आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। यानी कि ये जो मेला है ये कहां पे आयोजित किया जा रहा है? तो हिमाचल प्रदेश में इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। और इसके अलावा एक और बात आपको याद रखनी है हिमाचल प्रदेश में के बारे में, एचपी अपने नागरिकों को 100% एलपीजी कनेक्शन की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य बना है। यानी कि यहां के लगभग सभी लोगों के पास
क्या है, एलपीजी कनेक्शन की सुविधा है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले के बारे में, जिसका आयोजन हाल में ही हिमाचल प्रदेश में किया गया है। अच्छे से याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे देखिए हिमाचल ट्रिब्यून का ये आर्टिकल है, सीएम इनोग्रेट स्वर्णिम इंटरनेशनल शिवरात्रि फेयर इन मंडी। मंडी में, हिमाचल प्रदेश के मंडी में इसका आयोजन किया गया। ये भी आपको याद रख लेना है। और यहाँ के सीएम कौन है, तो जगराम ठाकुर जी यहाँ के सीएम है। और यहाँ पर गवर्नर कौन है, तो बंडारू दत्तात्रेय यहाँ पे गवर्नर है। तो ये भी आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए। चलते हैं अगले टॉपिक पर। ये देखिए कुछ इस तरह इनोग्रेशन हुआ था इसका। अब हम बात करते हैं खबरों में अल सल्वाडोर। अब क्वेश्चन उठता है, अल सल्वाडोर हाल में ही काफी खबरों में था। समझ लेते हैं क्यों खबरों में था। तो था ये, हाल ही में मध्य अमेरिका का यह देश मलेरिया से मुक्त होने वाला पहला देश बन गया है। यानी कि सेंट्रल अमेरिका का यह अल सल्वाडोर पहला देश बन गया है जिसे मलेरिया से मुक्त घोषित किया गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है अल सल्वाडोर के बारे में। देखते हैं इसकी मैप में लोकेशन। देखिए यहाँ पे WHO का ये आर्टिकल है, मैंने लगाया है, अल सल्वाडोर सर्टिफाइड एज मलेरिया फ्री बाय WHO। यानी कि WHO ने इसे मलेरिया फ्री घोषित कर दिया है। ये आपको अच्छे से याद रखना है अल सल्वाडोर के बारे में। यहाँ पे थोड़ा सा मैप में देखिए कहां पर है ये अल सल्वाडोर। यहाँ पे देखिए नॉर्थ पैसिफिक ओशन के पास है, होंडुरास, ग्वाटेमाला और यहाँ पर निकारागुआ से अपनी सीमाएं साझा करता है। तो ये भी आपको याद रख लेना है अल सल्वाडोर के बारे में। तो हाल में ही है मलेरिया से मुक्त होने वाला पहला मध्य अफ्रीकी देश बना है। तो अच्छे से याद रखिएगा यहाँ पे। चलते हैं अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन। समझने की कोशिश करेंगे क्या है ये विश्व कौशल केंद्र। हमारा अगला आर्टिकल है विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन, इनॉग्रेशन ऑफ वर्ल्ड स्किल सेंटर। जानने की कोशिश करेंगे कहां पर इसका उद्घाटन किया गया है। तो हाल ही में विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा, विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन कहां पर, तो उड़ीसा की राजधानी जो है भुवनेश्वर, वहां पर इसमें किया गया है। ये आपको याद अच्छे से रख लेना है। देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए उड़ीसा सीएम नवीन पटनायक इनोग्रेट वर्ल्ड स्किल सेंटर एट भुवनेश्वर। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वर्ल्ड स्किल सेंटर यहाँ पे लिखा हुआ है, नवीन पटनायक जी इन्होंने इसको इनोग्रेट किया है। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब इसका उद्देश्य क्या होगा, तो उद्देश्य तो आप जानते हैं कौशल को बढ़ावा देना, जिससे कि भारतीय नागरिकों में भी कौशलता आए और वो भी वर्ल्ड के देशों के साथ कंपटीशन कर सके। तो इसलिए इसकी शुरुआत की गई है। अगला जो आर्टिकल है हमारा वो है ब्रिक्स के बारे में। जानेंगे क्या है ब्रिक्स, क्यों खबरों में है। देखिए ब्रिक्स कॉन्टैक्ट ग्रुप होल्ड फर्स्ट मीटिंग ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज। यानी कि ब्रिक्स के जो ग्रुप है उसकी पहली मीटिंग हुई है हमारे देश में, और भारत ने इसको क्या किया है, भारत ने इसको बेसिकली आप कह सकते हो इसको रिप्रेजेंट किया है, भारत के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया। इस वजह से ब्रिक्स काफी न्यूज में है। तो हम थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में भी देख लेंगे। और अगला समिट भी हमारे देश में ही होने वाला है। ये देखिए यहाँ पे ब्रिक्स इंडिया 2021। तो ये सारी चीजें यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा क्या है ये। देखिए नई दिल्ली 12 मार्च का आर्टिकल है, द ब्रिक्स कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज, यानी कि CGETI हेल्ड देयर फर्स्ट मीटिंग अंडर इंडिया chairship from March 9 to 11 according to the official statement released on Friday। तो कहने का मतलब यह है कि ब्रिक्स का जो ग्रुप है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज, इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई है हमारे देश में। नई दिल्ली में इसकी मीटिंग हुई थी और इसे हमारे देश ने ही क्या किया है, लीड किया है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये आपको अच्छे से याद रख लेना। और इसकी थीम क्या रखी गई थी, तो ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कॉपरेशन फॉर कम्युनिटी कंसोलिडेशन एंड कंसाइंस। ठीक है, कंसेंसस। तो ये इसकी थीम रखी गई है, ये भी आपको याद रख लेना है। थोड़ा सा हम यहीं पर ब्रिक्स के बारे में समझ लेते हैं कि ब्रिक्स कैसे बना, कौन कौन से देश शामिल हैं, वो समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे ब्रिक्स के बारे में, तो ब्रिक्स कब पावर में आया, 2009 में आया, और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 5 देश शामिल हैं, आप लोग जानते हैं। और 5 देश कौन कौन से हैं, तो एक हमारा सबसे पहले प्यारा भारत, उसके बाद रसिया, उसके बाद हमारा एनिमी यानी कि चीन, उसके बाद फिर ब्राजील, और फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका। तो इन 5 देशों से मिलकर ये बनता है, क्या बनता है, ब्रिक्स बनता है, यानी कि BRICS, ये बनता है 5 देशों से मिलकर। इसकी शुरुआत 2009 में हुई थी, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। शुरुआत में ये सिर्फ ब्रिक था, ठीक है, यानी कि ये सिर्फ ब्रिक था, लेकिन बाद में साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया, तो ये ब्रिक्स से क्या बन गया, ब्रिक्स से बन गया ब्रिक्स। ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। लैंग्वेज है यहाँ की पोर्तुगीज, रशियन, मैंडारिन, इंग्लिश, हिंदी इसकी लैंग्वेज है। लीडर आप जानते हैं ब्राजील की तरफ से हैं जायर बोल्सोनारो, रशिया की तरफ से व्लादिमीर पुतिन, हमारी तरफ से हमारे
नरेंद्र मोदी, और चाइना की तरफ से शी जिनपिंग, और ये साउथ अफ्रीका की तरफ से सिरिल रामाफोसा। तो ये सारी चीजें आपको याद रख लेनी है ब्रिक्स के बारे में, ठीक है। उभरता हुआ ऑर्गेनाइजेशन है और इसके बारे में ये कहा गया कि अगर ये देश पांचों मिलकर काम करते हैं तो ये वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था को डिसाइड करने का काम कर सकते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है वो है अभ्यास प्रश्न। संडे होने की वजह से आप जानते हैं खबरें कम होती हैं, लेकिन हाँ जो भी इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं उनको मैं कवर करने की कोशिश करता हूं। वैसे तो बहुत सारी पॉलिटिकल खबरें आती हैं लेकिन उसका हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए देख लेते हैं अपने अभ्यास प्रश्न को। क्या है हमारा अभ्यास प्रश्न? ग्लोबल इंटरनेशनल कैंसर इनिशिएटिव की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? यानी कि हाल में ही ग्लोबल इंटरनेशनल कैंसर इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा है किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या इनमें से कोई नहीं। जो भी आपका आंसर है इसे आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिससे कि आप भी समझें और दूसरों को भी जानकारी मिले, ठीक है। तो और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस चैनल को थोड़ा सा प्रमोट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों के साथ शेयर और इसे आगे बढ़ाने में मदद करिए, जिससे कि ऐसा ही कंटेंट और इससे क्वालिटेटिव कंटेंट और ज्यादा चीजें आपको इस चैनल पर मिल सके। अभी देखो होता क्या है कि व्यू बहुत कम आते हैं तो एक मोटिवेशन नहीं मिलता है। मोटिवेशन क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि अगर मोटिवेशन आप व्यू आएंगे, चीजें होंगी तो फिर मोटिवेशन मिलता है और उससे क्या होता है कि हाँ मन करता है कि और सारी चीजें की जाए। तो बहुत सारा कुछ सोचा हुआ है, बस थोड़ा सा प्रमोट करिए, फिर हम इस पे बहुत सारी चीजें शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मोटिवेटेड रहिए।